नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम कर रहे हैं आधुनिक साहित्य की प्रैक्टिस बुक और इसके अंतर्गत आज के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कल तक की कक्षा में हमने 800 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज का और आधुनिक काल का 801वें नंबर से आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। DSSP PGT में पूछे हुए प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? राहुल संस्कृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय और यशपाल। तो संगीनों का साया यह काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे बलवंत का है। यह तार सप्तक 1943 के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण। प्रभाकर माचवे का स्वप्नभंग भी काफी पूछा जाता रहा है। तो ये पहले तार सप्तक के कवि हैं प्रभाकर माचवे और इनका काव्य संग्रह कौन सा है? संगीनों का साया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? रूप रश्मि, देशांतर, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। तो शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है, तो देशांतर नहीं है। देशांतर को हमने पहले भी पुराने पेपर्स में पढ़ा है। हमने इसी चैनल पर जब यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के पुराने पेपर सॉल्व करे हैं, नेट के करे हैं, DSSB और NBS के करें, तो वहाँ इसको पढ़ा है। तो देशांतर शंभुनाथ सिंह की नहीं है। तो देशांतर काव्य कृति शंभुनाथ सिंह की नहीं है, बल्कि देशांतर किसका है? धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कौन सा? देशांतर। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार हैं: रूप रश्मि, छायालोक, मनवनंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर या आदि। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, और ये आपकी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं को गांधी का बेटा कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन आदि। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं इनकी रचनाएं। कौन सा कवि संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत और कालजयी। तो कालजयी नहीं है। देखिए, भग्नदूत और सागर मुद्रा काफी इनका फेमस रहा है। महावृक्ष के नीचे थोड़ा सा कम सुना है हमने, लेकिन कालजयी तो इनका बिल्कुल नहीं है। कालजयी किसका है? 1980 में कालजयी खंड काव्य को भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था। तो DSSB TGT PGT के ये प्रश्न चल रहे हैं। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं यह भी देख लेते हैं। तो अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्य अलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार इत्यादि। पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता अज्ञेय की है। यह इनका 1965 में रचित काव्य संग्रह है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्य अलम, हरी घास पर क्षणभर आदि अज्ञेय के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। नई कविता नाम अज्ञेय जी का ही दिया हुआ है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? तो व्यक्तिगत के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये भवानी प्रसाद मिश्र का क्या है? काव्य संग्रह है, जो कब लिखा था? 1973 में इन्होंने लिखा था। बाकी सतपुड़ा के जंगल इनके काफ़ी फेमस हुए। सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश जल्दी ही हम इसी चैनल पे पढ़ेंगे। ये नेट के सिलेबस में लगी हुई कविताएं। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो महावृक्ष के नीचे अज्ञेय का काव्य संग्रह DSSB में से पूछा हुआ है। महावृक्ष के नीचे 1977 में इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले ये कवि हैं।
इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, फिर इनका आया महावृक्ष के नीचे 77 और फिर आया नदी की बाग छाया 1981। निम्न में से दूसरे तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण ये तो होंगे ही। अज्ञेय पहले में ही सम्मिलित होंगे क्योंकि यही तार सप्तक के प्रवर्तक थे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, जबकि पहला कविता 1943 में प्रकाशित हुआ। पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में इनका जो है प्रकाशित हुआ। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता हिंदी साहित्य की फेमस कविता है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में इसको पूछा हुआ है। और देखी जाए तो अंधेरे में कविता चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, PGT हो और चाहे MA हो, लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है। आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि अंधेरे में कविता, अज्ञेय की असाध्य वीणा, इसके अलावा राम की शक्ति पूजा, निराला की जो फेमस कविता सहित सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन, ऐसी जो कविताएं जहां से प्रश्न का पूछा जाना 100% तय है, वे सभी के सभी हम, चाहे ब्रह्मराक्षस हो, मुक्तिबोध की तो तीनों पढ़ चुके हैं, भूल गलती ब्रह्मराक्षस और ये सभी जो कविताएं हैं ये आपके प्लेलिस्ट में आपके लिए मैं करवा चुकी हूँ व्याख्या सहित। और इन कविताओं से जितने भी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उनको भी मैं करवा चुकी हूँ। अतः आप लोग प्लेलिस्ट से इन कविताओं को व्याख्या सहित जरूर देखें, क्योंकि जो फेमस कविताएं हैं वो जरूर देखिए। हालांकि सारी कविताएं आप पूरी पढ़ें, अगर संभव न हो तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है, जहां से नियमित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको तो आप जरूर देख लीजिए। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 काव्य संग्रह में ये संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल 1980, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि। तो ये हम पढ़ चुके हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ये सब पढ़ चुके हैं। अन्य प्रमुख कवियों की देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं। देखिए, नागार्जुन की सबसे ज्यादा फेमस पंक्ति कौन सी है जो पूछी जाती है? पहली है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। और रघुवीर सहाय की है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता है। तो ये सभी नेट के पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ नेट परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करें, क्योंकि इसमें जितना भी दिया हुआ है सब नेट में कभी ना कभी पूछी हुई हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल की पंक्तियां हैं। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी? ये हरियाणा TGT के प्रश्न है। अब ये क्या है कि जो आपका वर्तमान में NCERT के सिलेबस में 6 to 10 की किताबें लगी हुई है ना, ये वहां से पूछी। कठपुतली उसमें कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है कठपुतली, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अनचाहा नृत्य करने दो, ऐसी इच्छा जगी मुझे, मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो, आगे पीछे के धागों को तोड़ दो। वैसे सही तो ये होगा कि मुझे मतलब मेरे है ना पैरों पे छोड़ दो, यानी बिल्कुल मन चाहे छंद छूने दो, लेकिन इसके अनुसार दिया हुआ है कि अनचाहा नृत्य करने दो, यानी जो मेरे मन में आए वो मुझे करने दो। और ये स्वाधीनता के महत्व को संदेश इसमें प्रस्तुत किया गया था। ये मैंने आपको KVS की जब तैयारी करवाई थी तो वहां आपको कठपुतली कविता के विषय में बताया था। KVS वाले विद्यार्थी हो या हरियाणा वाले जो दे रहे हैं, अगर आपको 6 to 12 की NCERT की बुक्स चाहिए तो हिंदी बुकशाला पर भी आपको वो उपलब्ध है, मिल जाएंगी, और जो रह गई हैं वो भी करवा देंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है। ये सब आपके NCERT की बुक्स से हैं, तो आपको नहीं देखना है कि हमें आ नहीं रही तो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये NCERT की बुक्स में जो लेसन लगे हुए हैं, जो चैप्टर लगे हुए, वहां से पूछे हुए प्रश्न हैं।
अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का। ये चीजें मैंने आपको कविता के प्रारंभ में करवा दी थी। ये नामवर सिंह का है ना। अस्मिता की खोज किसने माना है अंधेरे में कविता को? नामवर सिंह ने। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर में, ये तो कहने का मतलब है आपको ये यूपीएचसीएससी कर रहे हो या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, अंधेरे में कविता आपको पढ़नी ही है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। आगे देखते हैं। पुनः अंधेरे में कविता से जो है प्रश्न है। आरपीएससी में 2 प्रश्न इसी कविता से पूछे हुए, देख लेते हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। पहला कथन इसका गलत है कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, तो ये गलत है, क्योंकि कविता का आरंभ रहस्यवाद से होता है। रहस्यमय दृश्य है कि कोई एक, अब यहाँ पर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन लगा रहा, कोई एक लगाता है चक्कर। तो नाटकीय आरंभ है, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस भी कुछ ऐसी ही अर्थों को लेकर है। फैंटेसी काव्य भी इनके काव्य को कहा है विद्वानों ने, और थोड़े से अलग तरीके के ये कवि हैं। मुक्ति बोध ने चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्ति बोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? किस ओर नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये भी आरपीएससी का ही प्रश्न है। एक सेकंड देखिएगा। हाँ, यह भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका 2020 वाला, वो ही है। अरे इन रंगीन पत्थरों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर, सही ऑप्शन है, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार इस पे नहीं है। तो अंधेरे में कविता का मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं आप या इनको समझना चाहते हैं? क्योंकि जो पहली बार जिन्होंने अंधेरे में कविता नहीं पढ़ी है उनको तो ये सारी बातें अजीब लग रही होंगी। तो कृपया करके आज ही प्लेलिस्ट से अंधेरे में कविता को पढ़िएगा और वहाँ से मुझे कमेंट भी करिएगा कि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कितने उस कविता को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अंधेरे में कविता अपने आप में हिंदी साहित्य की प्रमुख कविताओं में है ना, खास जो कविताएं हिंदी साहित्य की उसमें भी है। क्योंकि बाकी जो सरल कविताएं उन्हें समझ सब लेते हैं, लेकिन अंधेरे में जैसी कविताओं को सुनने में समझने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तीसरे तार सप्ताह का कवि कौन नहीं है? तो धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है, अब ये इनको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है व्याख्या, क्योंकि चारों तार सप्तकों के कवि आपको रटे होने चाहिए कौन सा कवि किस सप्तक का है।
अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो आपको सभी को पता है, मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा तार सप्तक के। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार है केदारनाथ सिंह। ठीक है। तार सप्तक का कवि है तो अज्ञे तार सप्तक का कवि है। और कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो प्रश्न ही अजीब है। दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, इन सभी सप्तकों, तो इसमें क्या बात हो गई? यानी पहला तार सप्तक गलत है, ये कह सकते थे कि कौन सा नाम सही नहीं है, तब आप कहते कि पहला तार सप्तक नहीं है, क्योंकि तार सप्तक दूसरा तीसरा ये तो सही है। खैर, इस तरीके के बेहुदे प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, है ना। ये कभी पूछ लिया हो गया, 2005-6 की बात होगी जब इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन इस तरीके के नहीं पूछे जाएंगे अब, जिसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी है। ये तो किसी भी कवि के बारे में सही नहीं हो सकता। व्यक्ति स्वतंत्रता का तो विरोधी कोई कवि हो ही नहीं सकता। पक्षधर हैं, कैशो और भावुकता में लिखते हैं, वे मिथ के संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले, तो ये तो आप कर सकते, क्योंकि धर्मवीर भारती का अंधा युग आपने जो है पढ़ा है, तो मिथ के संदर्भों पर आधारित कविता लिखते हैं, ये सही है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अजय खंडर निराला की है, ये सुमेलित नहीं है। अजय खंडर रांघे राघव का है। तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल का है। पिघलते पत्थर रांघे राघव का है। अजय खंडर भी इन्हीं का ही है। और प्रलय सृजन भी शिवमंगल सिंह सुमन का है। तो ये पिघलते पत्थर, अजय खंडर, ये दोनों ही रांघे राघव के, निराला के नहीं हैं। जमीन पक रही है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दो अलग कवि हैं, तो इसके रचयिता जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। दूसरी कक्षा में प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मैं भाषा विज्ञान के, जो हमारी देवनागरी लिपि है, भाषा विज्ञान है, इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जो भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी बुकशाला को अभी तक नहीं देखा है, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल्स को आप किताबों और बाकी चीज़ों के पूरी तैयारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें।